हेलो एवरीवन। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो बचे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करेंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में सेट 1 को एक्सप्लेन करा था एंड आज की वीडियो में हम सेट 2 को एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। With which of the following did the ARDC merge on 12th July 1982? तो ARDC जो है उसकी फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जो एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ये 1982 में किससे मर्ज हुई थी, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस हैं नंबर ए नाबार्ड, बी एग्जिम बैंक, सी आरबीआई या डी नन। इसका करेक्ट ऑप्शन है नाबार्ड। जो हमारी ARDC एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन था ये मर्ज हो गई थी विद द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट टू स्ट्रीमलाइन द एग्रीकल्चरल क्रेडिट एंड डेवलपमेंट। जितने भी एग्रीकल्चरल क्रेडिट था या फिर डेवलपमेंट था उसकी जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन मतलब ईजी करने के लिए ये उससे मर्ज हो गई थी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 2, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो किस किस को इंक्लूड करते हैं। सो ऑप्शन है ए विजिबल आइटम्स, बी इनविजिबल आइटम्स, सी यूनिलेटरल ट्रांसफर्स या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन जानने से पहले हम पहले बात करते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन और उसके कंपोनेंट्स की। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो होता है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज़ विजिबल आइटम्स, सेकंड इज़ इनविजिबल आइटम्स एंड थर्ड इज़ यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। विजिबल आइटम्स जो होता है वो डील करता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। इनविजिबल आइटम्स में होता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एंड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स होते हैं वन वे ट्रांजेक्शन, जिसको हम एग्जांपल के तौर पे अगर बताएं तो गिफ्ट्स हो गए, डोनेशन हो गए, दैट इज़ वन वे ट्रांजेक्शन। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलेटरल तीनों को हम इंक्लूड करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज़ कॉल्ड। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो होता है सर्विसेज का वो किसको कहते हैं। ऑप्शन है ए इनविजिबल आइटम इनविजिबल ट्रेड, बी विजिबल ट्रेड, सी नॉमिनल ट्रेड या फिर डी नन ऑफ दी अबव। सो अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जो इनविजिबल आइटम्स होते हैं उसमें हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इनविजिबल ट्रेड, बिकॉज इसमें हम सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। इनविजिबल वो होते हैं जिसको हम देख ना सकें, तो सर्विसेज को हम देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोइंग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ BOP अकाउंट। सो बोरोइंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो होती हैं दैट मीन्स कि आप जो है बोरो कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से या फिर फॉरेन सेक्टर से आप पैसे को ले रहे हैं। तो कैश का जो है इनफ्लो होगा। जब कैश का इनफ्लो होगा उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर सी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फिर डी ऑल दी अबव। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, it is a type of investment in which we are directly investing in another country's businesses. Portfolio investment we are investing in financial assets like stocks and bonds. And in foreign institutional investment we are investing by institutions in a foreign country's financial market. So all these 3 points are correct, so the right option is D all of the above। ये चारों ही ये तीनों ही एक तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं।
Next question 6. The government's fiscal policy denotes the use of governments. ऑप्शन है ए टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर, बी कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, सी टैक्सेस एंड रेवेन्यू या फिर डी कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। सो फिस्कल पॉलिसी जो होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं जिसमें हम इंक्लूड करते हैं पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब जो गवर्नमेंट खर्चा करती है या फिर वो जो अमाउंट ले रही है इकोनॉमी में से इन इन द वे ऑफ टैक्सेस, उसको हम बोलते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी जो इन्वॉल्व करती है वो टैक्सेस और एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करती है, जिससे वो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है एंड जो ग्रोथ होती है उसको बूस्ट करती है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज़ मैनेज्ड बाय। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कौन रेगुलेट करता है हमारे इकोनॉमी में। हमने पहले भी पढ़ा है जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है वो सेंट्रल बैंक रेगुलेट करती है एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो होती है वो सेंट्रल बैंक इसलिए यूज़ करती है ताकि वो जो इन्फ्लेशन है या फिर जो मनी सप्लाई है उसको स्टेबलाइज कर सके। मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में ना ज़्यादा हो जाए ना कम हो जाए, जिससे हमारा हिंडर हो हमारी इकोनॉमी की हमारी जो इकोनॉमी है वो हिंडर हो। इसीलिए वो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसीज़ का यूज़ करती है टू रेगुलेट द मनी सप्लाई। Question number 8. Repo or repurchase agreement is a form of short-term borrowing by the central bank. Option है A borrowing, option number B saving, option number C investment and option number D adjustment. So repo जो होता है it is a type of agreement that the central bank borrows money from the commercial banks and promises to repurchase their securities at a fixed rate. जो रेपो एग्रीमेंट होता है वो सेंट्रल बैंक करती है, जिसमें वो कुछ अमाउंट मनी का कमर्शियल बैंक से ले लेती है, बोरो कर लेती है एंड प्रॉमिस करती है कि वो उसको रीपरचेज़ करेगी सिक्योरिटीज़ को एक फिक्स्ड रेट पे। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए, दैट इज़ बोरोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन सा टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है। ऑप्शन ए है हमारा इनकम टैक्स, बी कॉरपोरेट टैक्स, सी कैपिटल गेन टैक्स एंड डी एक्साइज ड्यूटी। सो डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो हम डायरेक्टली पे करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है और वो डायरेक्टली इंडिविजुअल और बिजनेस के इनकम पे लगाया जाता है। ऐसे ही कॉर्पोरेट टैक्स भी एंड कैपिटल गेन टैक्स भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो हम लगाते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे, जस्ट लाइक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे जो लगता है वो एक्साइज ड्यूटी होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. व्हेन टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज़। ये जो कंसेप्ट है ये है माइक्रो का कंसेप्ट, जिसमें हम यूटिलिटी के बारे में पढ़ते थे। तो जब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। जब हमारी जो यूटिलिटी है सबसे ज़्यादा होता है तब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन। जब हमें कितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन होता है फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट। अगर हम एक यूनिट किसी का कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें उससे क्या एडिशनल सेटिस्फेक्शन होता है, वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब हमारी टोटल यूटिलिटी पीक पर होती है तब हमारी जो एडिशन वाली यूटिलिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है। मतलब हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो उस टाइम पे ज़ीरो होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ज़ीरो। Question number 11. When marginal utility is negative.
टोटल यूटिलिटी, ऑप्शंस हैं डिक्लाइन, बी इंक्रीजेस, सी रिमेन्स द सेम एंड डी नन। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है, मींस हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जब गिर रही है, नेगेटिव हो रही है, तब हमारी टोटल यूटिलिटी क्या करेगी? तो जो हमारी टोटल यूटिलिटी जब डिक्लाइन होगी, तब हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में आएगी। अगर हम बोलते हैं तो इफ़ वी आर कंज्यूमिंग मोर reduces our satisfaction, marginal utility is negative and total utility starts to decreases. Question number 12. The ordering of combinations on an indifference curve is, जो combinations होते हैं हमारे indifference curve के, वो उसके कॉम्बिनेशंस कैसे होते हैं, उसकी जो ऑर्डरिंग होती है वो कैसी होती है? सो इसके ऑप्शंस हैं ए वीक, बी स्ट्रॉन्ग, सी एवरेज एंड डी नन। तो इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कॉम्बिनेशंस होता है गुड्स का, और हम उसमें रैंक करते हैं कि हमें किससे कितना सेटिस्फेक्शन मिला है। Question number 12. The ordering of combination on an indifference curve is, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है उस पर हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। उसके जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑप्शन है इसके वीक, बी स्ट्रॉन्ग, सी एवरेज या फिर डी नॉन। तो जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है उस पर जो गुड्स के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उसको हम रैंक करते हैं दैट स्ट्रॉन्गली बेस्ड ऑन द सेटिस्फेक्शन दे प्रोवाइड, कि कौन सा प्रोडक्ट कितना सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, उसके हिसाब से हम उसको रैंक करते हैं इंडिफरेंस कर्व पे। तो हम इसमें ये भी एज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा रेशनल होता है एंड वो ये डिसाइड कर सकता है कि उसे किससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एंड किससे कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो जो इंडिफरेंस कर्व होता है उस पर जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका बी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द हेड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है उसका हेड कौन होता है? ए है आरबीआई गवर्नर, बी आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर, या सी प्राइम मिनिस्टर, या फिर डी प्रेसिडेंट। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसका जो हेड होता है वो होता है आरबीआई का गवर्नर, एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है कि हमारा इंटरेस्ट रेट्स क्या हो एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या हो, एंड इसको जो हेड करता है वो गवर्नर करता है बैंक ऑफ इंडिया का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। करेक्ट ऑप्शन इज ए आरबीआई गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 14. सेंट्रल बैंक यूजेस कॉन्ट्रडिक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी। ऑप्शन है इसके ए टू रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बी टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, सी ऑल ऑफ दी अबव, या फिर डी नन ऑफ दीज। कॉन्ट्रडिक्टरी मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो होती हैं वो सेंट्रल बैंक बनाती है टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन। हमारा जो इन्फ्लेशन है उसको कम करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि मनी सप्लाई जो हमारा ज़्यादा हो गया है मार्केट में उसको कम करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, या फिर कॉन्ट्रडिक्टरी मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं टू लोअर द डिमांड एंड टू कर्ब द इन्फ्लेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी? जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसका एम या फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑप्शंस हैं ए अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, बी स्टेबलाइज द प्राइस लेवल, या फिर सी मेंटेन इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी, या फिर डी ऑल ऑफ दीज। फिस्कल पॉलिसीज़ जो होती हैं वो प्राइस को मेंटेन करने के लिए करी जाती हैं, या फिर हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबलाइज हो जाए, उसमें जो मनी सप्लाई हो रहा है हमारा ज़्यादा, उसको रेगुलेट करने के लिए हम फिस्कल पॉलिसीज़ का यूज़ करते हैं। फिस्कल पॉलिसी का एम पहला भी होता है अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट,
और सेकंड ऑप्शन भी इसका इंक्लूड कर दिया जाएगा, स्टेबलाइज द प्राइस लेवल एंड सी मेंटेन इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये तीनों ही जो ऑप्शंस हैं ये तीनों ही ठीक हैं, क्योंकि जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए भी फिस्कल पॉलिसीज़ को यूज़ करा जाता है। एंड प्राइस लेवल तो मैंने आपको बताया ही है कि प्राइस लेवल को स्टेबलाइज करने के लिए, या फिर जो हमारा बीओबी होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके अकाउंट को बैलेंस करने के लिए, उसको इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए भी हम फिस्कल पॉलिसीज़ का यूज़ करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 16, द स्लोप ऑफ द IS कर्व इज़। ये हमने IS और LM थ्योरी में पढ़ा हुआ है। जो IS कर्व होता है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है एंड इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इनकम इन द गुड्स मार्केट। जो हमारे गुड्स मार्केट होती है उसमें इंटरेस्ट रेट और इनकम का जो रिलेशनशिप है वो ये शो करता है। ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है जस्ट बिकॉज हायर द इंटरेस्ट रेट एंड रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। जब हमारे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होते हैं तब हम क्या करते हैं, अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको कम कर देते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ सी, स्लोप्स डाउनवर्ड। एंड इसी के अगर हम कॉन्ट्रेरी में बात करें तो जो हमारा LM कर्व होता है वो होता है अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। क्वेश्चन नंबर 17, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न विद। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो किस किस को इंक्लूड करती है या फिर किससे कंसर्न करती है। तो ऑप्शंस हैं द लेवल ऑफ आउटपुट एंड आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बी है द जनरल प्राइस लेवल, या फिर सी द ग्रोथ ऑफ इनकम। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इन तीनों से ही तीनों में ही कंसर्न करती है। हमारा इनकम और आउटपुट लेवल को भी मेंटेन करना, हमारा प्राइस जो है उसको भी मेंटेन करना, या फिर जो हमारी इनकम की ग्रोथ हो रही है उसको भी मेंटेन करना। वो तो तीनों ही ये किस में होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं। बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो डील करती है इकोनॉमी एज अ होल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम इज़ अ। ऑप्शन है इसका स्टॉक कंसेप्ट, बी फ्लो कंसेप्ट, सी क्रॉस सेक्शनल कंसेप्ट, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी फ्लो कंसेप्ट, बिकॉज नेशनल इनकम मेजर्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड, नॉट एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कंसीडर नहीं करती, इसलिए वो स्टॉक कंसेप्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। जो नेशनल इनकम होती है वो एक फ़्लो कंसेप्ट होती है, वो फ़्लो देखती है गुड्स एंड सर्विसेज का हमारी इकोनॉमी में कैसे कितना हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी फ़्लो कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी विच इज़ नॉट इंक्लूडेड। जो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है उसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती है। ऑप्शंस हैं ए हाउस होल्ड, बी फॉर्म, सी गवर्नमेंट, या फिर डी फॉरेन सेक्टर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, बिकॉज जो हमारी क्लोज इकोनॉमी होती है उसमें हम फॉरेन सेक्टर को, जिससे हम बोल सकते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, फॉरेन ट्रेड को हम इंक्लूड नहीं करती हैं। फॉरेन ट्रेड एक्सक्लूडेड होता है, दैट्स वाई हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी फॉरेन सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ जीडीपी। जीडीपी जो हमारा होता है वो क्या होता है। ऑप्शन है इसके ए जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी ग्लोबल डिमांड एंड प्रोडक्शन, डी नन ऑफ दीज। तो जीडीपी जो होता है इसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। एंड जीडीपी को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो जीडीपी इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced within a country during a specific period
तो जीडीपी होता है वो टोटल वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें जो प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं। उसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, इन्फ्लेशन रेफर्स टू, इन्फ्लेशन क्या होता है? ऑप्शंस है ए, डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, बी, इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, सी, स्टेबलाइज प्राइसेस ओवर टाइम, या फिर स्टेबल प्राइसेस ओवर टाइम, या डी, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। सो इन्फ्लेशन जो होता है उसको हम महंगाई बोलते हैं, और महंगाई क्या होती है कि सारी चीज़ों के प्राइसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा बी, इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। एंड इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि रिड्यूसिंग द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। करेक्ट ऑप्शन इज बी, इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। क्वेश्चन नंबर 22, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ कैलकुलेटेड एज दी, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कैलकुलेट करा जाता है वो है नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि जितने भी पीपल हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल लेबर फोर्स से। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है इट इज़ अ परसेंटेज दैट शोज़ द प्रपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स दैट इज़ जॉबलेस एंड एक्टिवली सीकिंग वर्क। मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो होता है जिस एक ऐसी परसेंटेज होती है जो ये बताती है कि कितने लोग बेरोज़गार हैं एंड कितने लोग जॉबलेस हैं और कितने लोग जॉब को देख रहे हैं, लाइक उनको जॉब चाहिए। That is called employment rate. So correct option is B. Question number 23, what is the primary focus of macroeconomics? जो macroeconomics होती है उसका primary focus क्या होता है? ऑप्शंस हैं A, individual customer choices, B, market equilibrium of a single product, या फिर C, aggregate and trends in the entire economy, या फिर D, microscopic economic phenomenon। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो मैंने पहले भी बताया है, ये एग्रीगेट में डील करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, एग्रीगेट एंड ट्रेंड्स इन द एंटायर इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो फोकस करती है लार्ज स्केल इकोनॉमिक फैक्टर्स जस्ट लाइक नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रेंड। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following is a tool government use to manage the economy? जो ऐसा कौन सा टूल है जो गवर्नमेंट यूज़ करती है इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए? ऑप्शंस हैं ए, सप्लाई एंड डिमांड कर्व, ऑप्शन बी, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ऑप्शन सी, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी, लोकल बिजनेस रेगुलेशंस। So the correct answer is macroeconomic policies. Macroeconomic policies में आपका आ जाता है monetary policies and fiscal policies that helps the government to regulate the economic stability and growth। तो जो गवर्नमेंट है सबसे ज़्यादा यूज़ करती है वो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जिसको हम मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ बोल सकते हैं, उनका यूज़ करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका बी, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़। आवर लास्ट क्वेश्चन 25, व्हाट डज द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स? जो बिजनेस साइकिल होता है वो क्या होता है? ऑप्शंस हैं वीकली फ्लक्चुएशन इन बिजनेस रेवेन्यूज़, या फिर बी, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ पैटर्न्स, ऑप्शन सी, शॉर्ट टर्म अप एंड डाउन्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, या फिर डी, एनुअल चेंजेस इन कॉर्पोरेट प्रॉफिट मार्जिन्स। सो बिजनेस साइकिल जो होता है वो अप एंड डाउन को बताता है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, लाइक कितना अप एंड डाउन हो रहा है हमारे बिजनेस में वो बताता है बिजनेस साइकिल।
सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ सी, शॉर्ट टर्म अप एंड डाउन्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी।